एंटीनेटल चेकअप का मानना मतलब ये है कि कुछ कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमें वॉचफुल रहना चाहिए। जो गांव में रहते हैं ज्यादा उनके पास कोई टूल्स नहीं है, इवन बाहर जाकर, अभी तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बहुत सारे हैं, पर फिर भी वहां पर जाकर बताकर आते हैं तो खाली उनका बीपी मेजर किया जाता है, या फिर यू नो जब बेबी का हार्ट बीट सुनाई पड़ने लगता है तो हार्ट बीट चेक करते हैं। तो कई कुछ पैरामीटर्स हैं जो जरूरी है मॉनिटर करने में। तो फर्स्ट थिंग ये है कि जब फर्स्ट एंटीनेटल चेकअप रहता है तो एक हिस्ट्री लिया जाता है। तो वो हिस्ट्री में पता चलता है कि उसका इसके पहले का ओवरऑल हेल्थ कैसे है, कोई और पुराना कोई मेडिकल हिस्ट्री है क्या, गायनेकोलॉजिकल कोई हिस्ट्री है क्या, इसके पहले कोई और कोई प्रसूतियां हुई हैं क्या, उसमें कोई दिक्कत आई है क्या, पहले कोई सिजेरियन डिलीवरी हुआ है तो इस बार फिर देयर इज अ चांस फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी। ये भी है, बाहर तो बोला जाता है कि एक बार सिजेरियन है तो हमेशा सिजेरियन है, ऐसा नहीं है। तो वो देखा जाता है। फिर उनके और कोई, अभी तो बहुत सारा पीसीओडी ये सब वगैरह के प्रॉब्लम्स रहते हैं तो उसका जांच किया जाता है। और उसके बाद फिर द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट फैमिली हिस्ट्री क्या है। अगर माँ के फैमिली में बहुत सारा डायबिटीज है और ये सब है तो उनके लिए एक प्रकार के एडिशनल टेस्ट रहते हैं। और फिर द नेक्स्ट पार्ट इज वी टॉक अबाउट कि करंटली आपका सिचुएशन क्या है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ कुछ चीजें हैं जो, अगर एक्सट्रीम वॉमिटिंग होता है तो उसके लिए वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। नॉर्मल थोड़ा सा नॉजिया वॉमिटिंग अलग बात है, पर अगर हाइपर एमएसएस जो बोलते हैं तो उसके लिए ट्रीटमेंट जरूरी है, अदरवाइज मदर गेट्स वेरी डिप्लीटेड। फिर बाकी की चीजें जो हैं, नॉर्मली एवरी मंथ बेसिक चेकअप्स जो रहता है वो अर्ली और बहुत कम रहता है। दैट इज ओनली नॉर्मली अगर ब्लड प्रेशर देखा जाता है कि जहाँ पर रूरल एरिया में जो दाई रहती थी वो हाथ से ही देखती थी, उनको पता चलता था कि ये बेबी कैसे ग्रो हो रहा है, उनको पता चलता था कि बेबी का पोजीशन कैसे हो रहा है। अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से वी हैव फॉरगॉटन हाउ टू फील द बेबी। अगेन मिडविफरी जो मॉडल ऑफ केयर है वो ये बोलता है कि पहले हाथ से छू के देखो, माँ को देखो कि उसका सोशल सर्कमस्टांसिस कैसा है, वो कैसे घर से आ रही है, उसके इमोशनल सर्कमस्टांसिस कैसे हैं, उनके फैमिली वैल्यूज कैसे हैं, उनके फैमिली में और क्या है जो अच्छा आउटकम को इधर बेटर कर सकता है या कम कर सकता है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि कपल आते हैं, माँ बिल्कुल चुप रहती है एंड देन द हस्बैंड टॉक्स। और अभी कोविड के टाइम पे तो बहुत लोग अलाउड नहीं है, नहीं तो 3-4 लोग आते हैं उनके साथ। मदर होती है, उसकी मदर इन लॉ, उसकी सिस्टर, वो लोग सब बोलते रहते हैं कि इसको ये हो रहा है, उसको वो हो रहा है, हमें नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। फिर सबको अगर मैं चुप करा के बोलती हूँ आपको क्या चाहिए, तब जाके पता चलता है कि उसका माइंड कैसा है। शायद उसको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए ही नहीं, तो हाउ कैन यू मेक हर हैव अ नॉर्मल डिलीवरी। शायद उसको ऐसा है कि बहुत सारा डर है, शायद उसके एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं चाइल्डहुड में जिससे उसको बॉडीली शर्म है। तो अगर हम ये सब चीजें नहीं जानते हैं और उसको खाली एक बॉडी और एक यूट्रस की तरह देखते हैं, शी इज नॉट अ वेसल कैरिंग अ बेबी, शी इज अ होल पर्सन। तो मेरे हिसाब से एंटीनेटल चेकअप शुड बी ऑफ द होल वुमन, उसका साइकी, उसके फैमिली सर्कमस्टांसेस, एंड देन फिजिकल। जो फिजिकल पार्ट तो हार्डली 5 मिनट लगता है। फिर उसके और क्या क्वेश्चंस हैं, उसके बॉडी में क्या हो रहा है। तो दीज थिंग्स हैपन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और नॉर्मली वी से वंस अ मंथ अप टिल दे रीच अप टिल 7th मंथ। तो 28 वीक्स के बाद हम एवरी 2 वीक्स देखते हैं। तभी क्यों देखते हैं, बिकॉज देन देर आर मोर चांसेस ऑफ things like sugars and more chances of BP developing, all these things increase। बेबी पोजीशन देखते हैं। बेबी पोजीशन का मतलब ये जस्ट ये नहीं है कि खाली हेड नीचे है कि पैर ऊपर है कि हेड ऊपर। इट इज बेबी का हेड अच्छे पोजीशन में पेल्विस के अंदर जा रहा है क्या, दैट इज द लास्ट ट्राइमेस्टर। स्पाइन करेक्ट पोजीशन में है क्या। हाथ से इतना सारा कुछ पता चलता है जिससे हम माँ को पहले से बोल सकते हैं अगर आप ये एक्सरसाइज कर लेंगी, अगर आप ऐसे बैठेंगी, अगर ये थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लिया तो आपका बेबी ऑलरेडी एक अच्छे पोजीशन में आके रेडी हो सकता है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी का बेटर चांस रहता है। अगेन इट डजंट मीन कि आप 50 स्क्वाट कर लो या 25 बार चल लो तो फिर अगर 100% नॉर्मल डिलीवरी है।
पर एटलीस्ट उसका चांस बढ़ जाता है. सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय एंटीनेटल चेकअप. फिर और एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हीमोग्लोबिन. इंडिया में हीमोग्लोबिन बहुत प्रॉब्लम है. एनीमिया एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिससे माँ के स्वास्थ्य के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, बेबी के ग्रोथ के लिए प्रॉब्लम होता है, और इंटर जेनरेशनल माल न्यूट्रिशन और एनीमिया के वजह से इवन एडोलेसेंस, आज के जो एडोलेसेंस हैं उनका हाइट भी कम रह रहा है, बिकॉज ये एनीमिया जनरेशन से जनरेशन आ रहा है, और प्रेगनेंसी में वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. तो उसके वजह से न ही प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आता है, बट ऑल्सो डिलीवरी के बाद पोस्टमार्टम हेमरेज ज्यादा होता है, जिसके वजह से मदर के लाइफ को रिस्क हो सकता है. तो वन ऑफ द वेरी बिग थिंग्स दैट वी कॉन्स्टेंटली डिस्कस इज आपका हीमोग्लोबिन स्टेटस कैसा है, न्यूट्रिशन अच्छा है क्या, जो नॉर्मल खाने से हम क्या क्या करके वो हीमोग्लोबिन को इम्प्रूव कर सकते हैं, सप्लीमेंट से कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ड्रिप्स की कब जरूरत पड़ती है, ऑल दीज थिंग्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी अंडरस्टैंड दिस. मोस्टली हम फिजिकल तो देखते ही हैं. एक यूट्रस का मेजरमेंट करते हैं जिससे पता चलता है कि बेबी का ग्रोथ ठीक हो रहा है कि नहीं. और फिर हैं जो टेस्ट हैं, जैसे हम पहले भी बोल चुके हैं, नेचुरल मेथड्स का मतलब ये नहीं है कि हम मेडिसिन को एकदम हटा दें, राइट. तो उसमें कई कई टाइप अलोंग द वे, सपोजिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कई ब्लड टेस्ट रहते हैं. जैसे फर्स्ट तो ऑफ कोर्स ब्लड पिक्चर रहता है जहाँ से हमको हीमोग्लोबिन के बारे में पता चलता है, ब्लड शुगर्स के बारे में पता चलता है, और फिर यूरिन एग्जाम होता है जिससे अपने को मालूम रहता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन ना हो, जिससे अगेन प्रॉब्लम्स आ सकते हैं मदर को और बेबी को, दोनों को इवेंचुअली. फिर और एक चीज़ है जो टेस्ट करते हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के या ब्लड बोर्न डिसीजेस के, तो वो वायरल मार्कर्स जो होते हैं वो भी चेक किया जाता है. वंस दैट इज क्लियर, फिर उसके बाद दैट इज द फर्स्ट एक पैनल बोलते हैं, थायराइड फंक्शन देखा जाता है. वो थायराइड फंक्शन आजकल के माओ में बहुत इंक्रीज्ड रिस्क है हाइपोथायरॉयडिज्म का. अगेन लाइफस्टाइल की वजह से हो, पीसीओएस की वजह से हो, पर वो ज्यादा रिस्क रहता है. तो पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो जानना जरूरी है कि उनका थायराइड फंक्शन कैसा है, और उसको करेक्ट किया जाता है अगर हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म हो. फिर उसके बाद स्कैन्स रहते हैं. वो स्कैन्स आर देयर एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स. तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फर्स्ट एक तो अराउंड 6 to 8 वीक्स के बीच में एक हार्ट बीट चेक रहता है. वो हार्ट बीट चेक क्योंकि प्रेगनेंसी स्ट्रिप में मान लो कि पॉजिटिव आ गया प्रेगनेंसी, अगर किसी वजह से कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि एक छोटा सा डिफेक्ट हो जिसके वजह से बेबी का ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट थिंग वी विल सी इज हार्ट बीट. तो अगर हार्ट बीट पता जाता है तो दैट मीन्स ये बेबी और ये प्रेगनेंसी वायबल है. तो वो समवेयर बिटवीन 6 to 8 वीक्स वो किया जाता है. उसके होने के बाद अराउंड 11 वीक्स के टाइम पे, 11 to 13 वीक्स के टाइम पे देर इज अ स्कैन विच इज कॉल्ड द फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन. उसको बोलते हैं एंटी स्कैन. एंटी स्कैन इसलिए बोलते हैं कि वो न्यूकल थिकनेस मतलब देर इज अ स्मॉल फैट पैड एट द बैक ऑफ द बेबीज नेक, उसको मेजर किया जाता है. वो और मदर का एक सीरम मार्कर होता है जो मदर के ब्लड टेस्ट को दोनों को मैच करके विथ 95% एक्यूरेसी वी कैन से कि उसमें डाउन सिंड्रोम का इंक्रीज रिस्क है क्या. डाउन सिंड्रोम इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. ऑल्सो देर इज अनदर ट्राइसोमी 13, ट्राइसोमी 18. तो ये पता चलने से माँ को हम काउंसिल कर सकते हैं कि अगर किसी को इंक्रीज रिस्क है तो उनको पता होना जरूरी है कि दिस इज अ प्रॉब्लम. ये नहीं बोल रहे हैं कि हर एक बेबी को 100% प्रॉब्लम होगा, पर अगर उसमें डिटेक्ट किया गया तो नेक्स्ट क्या टेस्ट करें, उसके अगर उसमें पॉजिटिव आया तो आपको काउंसल करेंगे कि व्हाट आर योर ऑप्शन, इसका क्या मतलब है, होल लाइफ में बेबी को प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं. तो दैट काउंसलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड थिंग विच इज सुपर इम्पॉर्टेंट इज दैट अगर किसी के साइकिल्स, वो हम जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से जो ड्यू डेट देते हैं दैट इज बेस्ड ऑन अ 28 डे साइकिल. अभी हर महिला को 28 डे साइकिल तो रहता नहीं है, किसी को 25 हो सकता है, किसी को 35 हो सकता है, अगर थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंस है तो 45 भी हो सकता है. तो जब हम ड्यू डेट देते हैं, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन इज वेरी इसेंशियल फॉर एक्यूरेट डेटिंग.
तो अगर अपने को एक्यूरेट डेटिंग होता है तो उससे हम फिर से काउंसल कर सकते हैं। ड्यू डेट डजंट मीन कि बेबी वहां पर कैलेंडर लेके बैठा हुआ है, पिंग मैं आज बाहर आ जाऊं, राइट? बट वी कैन काउंसल कि ये डेट के 2 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते बाद तक बेबी आ सकता है। तो वन ऑफ आवर फर्स्ट काउंसलिंग, फर्स्ट सेशन में भी टेल दिस कि आप ड्यू डेट को पकड़कर घूमिए मत। आपके पेरेंट्स, इन लॉज, ग्रैंड पेरेंट्स, किसी को भी बोल दीजिए कि ये 4 हफ्तों के बीच में कभी भी आ सकता है। सो देन वी हैव a फर्स्ट चांस ऑफ लेबर स्टार्टिंग ऑन इट्स ओन। अगर ड्यू डेट के लेके बैठ गए और बाद में के जो स्कैन है दे आर नॉट एक्यूरेट, तो हर एक स्कैन में अलग अलग डेट दिया जाता है, तो फिर बाद देन दे आर सेइंग ओहो मेरा ड्यू डेट चला गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, तो उसी में अपना नेचुरल डिलीवरी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। ओनली 4%, 4% बेबीज आर बॉर्न ऑन देयर ड्यू डेट, 96% आर बॉर्न समवेयर बिफोर और आफ्टर। तो वो ड्यू डेट लेकर हम जो हंगामा मचा रखा है आजकल, दैट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। यस, द डॉक्टर हैज टू मॉनिटर, द मदर हैज टू मॉनिटर। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर एक को 2 वीक्स के बाद वेट करना चाहिए या 2 वीक्स के पहले आना चाहिए, पर वी शुड नॉट बी वरीइंग अबाउट द ड्यू डेट। सो वो हो जाता है। फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में इतने सारे टेस्ट नहीं रहते हैं, पर रेगुलर ग्रोथ बेबी का देखा जाता है उसमें। फिर अराउंड 28 वीक्स, 24 टू 28 वीक्स में ग्लूकोज टेस्ट दिया जाता है। वो टेस्ट से पता चलता है कि मदर को इंक्रीज रिस्क ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज है कि नहीं। अगर डायबिटीज एक इंक्रीज रिस्क है तो फिर उसमें बेबी का वजन एक्स्ट्रा हो सकता है, माँ को प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, डिलीवरी में प्रॉब्लम आ सकता है, एंड पोस्ट डिलीवरी बेबी को हाइपोग्लाइसीमिया मतलब शुगर गिर जाने का प्रॉब्लम आ सकता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, एंड लाइक आई सेड बिफोर, बीपी is very important to monitor in the last, second and the third trimester of pregnancy. फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में आने के बाद देर आर मोर थिंग्स टू डू। बेबी अच्छे पोजीशन में है क्या, माँ का मेंटल हालत कैसा है, वो अगर इज शी बीइंग वेल प्रिपेयर्ड एज शी गोज टुवर्ड्स द लास्ट फ्यू वीक्स ऑफ डिलीवरी, उसको माइंड में कोई डर है क्या। काउंसलिंग अगेन गोज ऑन अ लॉट मोर इन द लास्ट ट्राइमेस्टर, लास्ट फ्यू वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। बेबी पेल्विस के अंदर जा रहा है क्या, इट डजंट मीन एंगेजमेंट। ये दिस इज अनदर थिंग दैट हैज हैपेंड करंटली। 36 वीक्स के से लेकर सभी महिलाओं को बोला जाता है मुझे इंटरनल एग्जाम करना है, मुझे इंटरनल एग्जाम करना है। इंटरनल एग्जाम में क्या बताएगा? फिर वो इंटरनल एग्जाम से माँ को पेन होता है, फिर उसको बोला जाता है अभी आप अगर ये पेन भी नहीं सहन कर पाएंगी तो लेबर कैसे सहन कर पाएंगी। उससे उसका डर और बढ़ जाता है। तो हाउ डू वी एक्सपेक्ट हर टू डिलीवर नेचुरली, है ना? तो इंटरनल एग्जाम्स की इतनी जरूरत नहीं है, पर एक्सटर्नली हम देख सकते हैं कि बेबी अच्छे पोजीशन में आकर अंडर पेल्विस के अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। उसके हिसाब से और कोई एक्सरसाइजेस करना है या इंक्रीज वॉकिंग करना है वो बताया जाता है। पार्टनर्स को पूछा जाता है कि आप प्रिपेयर्ड हो क्या। अभी जैसे एंड आ रहा है, अगर एवरीथिंग इज रेडी, वी टॉक अबाउट आपका बैग रेडी है क्या, बैग में क्या क्या चीजें डालते हैं। अगर माँ ये कपड़े में भी आ जाती है तो भी डिलीवरी हो जाएगा। नहीं ये जरूरी है कि उसको सारे लाइक डिजाइनर क्लोथ्स और डिजाइनर बैग और ब्रेस्ट पम्प्स और इतना हम प्लान करते हैं वो चीजों के बारे में, फोटोशूट, वेरी गुड करिए, बट पहले ये प्लान करिए कि आपको माइंड बॉडी प्रिपेयर्ड है क्या टू हैव द प्रोसेस। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए माइंड बॉडी रेडी है क्या, वो भी क्लासेस में हम बताते हैं। आजकल ये भी हो गया है कि लोग बोल देते हैं कि आपके पास दूध नहीं है। दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। ऑलमोस्ट एवरी मदर, आई वॉन्ट से 100%, बट वेरी वेरी रेयरली ये होता है कि माँ के पास दूध नहीं रहता है। हर एक माँ अपने बेबी के लिए इनफ मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है, पर उसके लिए भी प्रिपरेशन करना जरूरी है। पहले से जानना जरूरी है कि आपके बेबी का न्यूबॉर्न स्टमक इतना ही है, इतना, एक छोटे से मार्बल जैसा, उसमें वी डोंट नीड टू मच। तो कोलेस्ट्रम आता है, वो सब प्रिपेयर कर कर पूछ कर लास्ट फ्यू वीक्स वी प्रिपेयर देम विद दिस, एंड देन एज द वीक्स गो अलोंग, लास्ट ट्राइमेस्टर में एक स्कैन रहता है जिससे पता चलता है कि माया जो है, प्लेसेंटा अच्छा काम कर रहा है क्या, ब्लड फ्लो ठीक है क्या, फ्लूइड लेवल्स ठीक है क्या।
अगर किसी का नहीं ठीक है तब ओके जाकर वी कैन थिंक ऑफ इंडक्शन। ऐसे नहीं है कि हम मेडिसिन कभी भी नहीं डालते इंड्यूस करने के लिए, पर इट शुड बी वेरी रेयर, 5% से कम होना चाहिए वो सब, राइट। फिर लास्ट में अगर ड्यू डेट से ऊपर चला गया तो 10 days past due date we offer them natural induction। तो ये सब चीजें जब एक कनेक्शन के तौर से, जब देर आर 2 aspects टू एंटीनेटल चेकअप, एक एस्पेक्ट है कि ये फिजिकली इमोशनली जो प्रिपरेशन है, पर दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम भूल रहे हैं कि एक ट्रस्ट हो जाता है। जब हम बार बार महीने महीने में और फिर 2 बार महीने में 2 बार और फिर हफ्ते में 1 बार देखते हैं तो there is a atmosphere of confidence, or this becomes a participative care, which means mother father unit and we are partners in the process of birth। वो हमारे बगैर कर सकती हैं पर थोड़ा सा डिफिकल्टी से कर सकती हैं, शायद कभी कभी होम बर्थ भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मदर्स बॉडी इज वेरी मच ओके टू डिलीवर अ बेबी, बट a pair of hands really makes her feel confident, and if any emergency is there it can be handled। और हमारे तरफ से अगर उनके पास वो ट्रस्ट नहीं है तो हम कैसे जानेंगे उनको? एवरी मदर इज डिफरेंट, राइट। जब वो आती है कि सम मदर्स विल जस्ट से मैम आई एम ओके, आई एम हियर, आई जस्ट नीड यू अराउंड, एंड सम मदर्स माइट से प्लीज होल्ड माई हैंड एवरी कॉन्ट्रैक्शन। पर वो उसके माइंड फ्रेम अगर हम नहीं जानते हैं तो लेबर में जाकर वी आर स्ट्रेंजर्स, और किसी स्ट्रेंजर को हम कैसे बर्थ में इनवाइट कर सकते हैं? इट्स अ वेरी प्राइवेट इवेंट, राइट। सो दिस टू मी इज द आइडिया ऑफ एंटीनेटल केयर, नॉट जस्ट चेकिंग ब्लड प्रेशर एंड वेट। वेस्टर्न कंट्रीज में मिडवाइफरी मॉडल ऑफ केयर एकदम इट इज एम्बेडेड, मतलब वो हेल्थ सिस्टम के अंदर एक ऑटोनोमस प्रोफेशन है। तो इन मेनी कंट्रीज जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो दे डोंट गो टू द डॉक्टर, दे फर्स्ट कॉन्टेक्ट द मिडवाइफ। तो मिडवाइफरी मॉडल ऑफ केयर क्या है? जो वो नॉर्मल लो रिस्क वुमेन को देखते हैं। अगर किसी को हाई रिस्क है तो दे डायरेक्टली रेफर बैक टू द डॉक्टर। बट देयर इज अ सेइंग, यूके में एक सेइंग है कि एवरी मदर नीड्स अ मिडवाइफ एंड सम माइट नीड अ डॉक्टर। तो मिडवाइफ ये है जो शी इज प्रोफेशनली क्वालिफाइड, शी इज द डॉक्टर फॉर नॉर्मल डिलीवरी, ऐसे सोच के चलेंगे, राइट। उनको सारा एजुकेशन है, साइंटिफिक नॉलेज है, स्किल्स हैं जो मदर को फर्स्ट कंसेप्शन से लेके डिलीवरी तक, पोस्टपार्टम, लैक्टेशन सपोर्ट, अप टिल 6 weeks पोस्ट डिलीवरी। बेबी को भी शी कैन एग्जामिन द बेबी। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो ऑब्वियसली शी विल रेफर बैक टू द पीडियाट्रिशियन, बट मदर बेबी दोनों को शी कैन टेक केयर ऑफ फ्रॉम कंसेप्शन टिल 6 weeks post delivery। So this is a very common concept in most of the western world। किनको वो नहीं देख सकती हैं, जिसको अगर सपोजिंग somebody has conceived with IVF, तो वो तो डॉक्टर के पास ही कंसीव करेंगे, उनका तो हाई रिस्क है ही है, उनके पास ही रहेंगे। अगर एक 13 हफ्ते 14 हफ्ते के बाद उनका प्रेगनेंसी अच्छा नॉर्मल लो रिस्क कैटेगरी में आ गया तो दे कैन कम टू द मिडवाइफ, पर उनका को कंसल्टेशन होना भी जरूरी है। यहाँ पर भी इन सैंटम जब हम करते हैं तो IVF माँ भी आती हैं, पर दे कम विद द इंटेंशन कि मुझे ये नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, एंड हम उनको 13 weeks या 20 weeks जब तक उनके डॉक्टर उनका कंसल्टेशन करना चाहते हैं तब तक वहां पर रहते हैं, उसके बाद दे कम टू अस, राइट। किसी को हाई ब्लड प्रेशर है जो कंट्रोल नहीं हो रहा है तो वो 100% डॉक्टर के पास रहता है। अगर बेबी का ग्रोथ ठीक नहीं हो रहा है दैट गोज टू द डॉक्टर। सो अदर देन सम सर्टन एक हैंडफुल ऑफ केसेस हैं, या फिर बहुत ज्यादा और कोई बीमारियां हैं मदर में, 2-3 डिफरेंट टाइप्स की बीमारियां हैं तो उसमें भी होता है। और बेबी अगर ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड भी है या बेबी को बहुत सारे एनोमलीज हैं जिसको फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट ही देखना पड़ता है, देन मिडवाइफरी इज नॉट द थिंग। बट लाइक आई सेड अर्लियर 85% ऑफ विमेन फॉल इन द नॉर्मल लो रिस्क कैटेगरी, तो उनको सबको मिडवाइफ कैन टेक केयर ऑफ देम फ्रॉम कंसेप्शन all the way to delivery and postpartum. If it takes 2 to make a baby, it should take 2 to bring the baby out. It's not like किसी ने गन पकड़ के बोला कि आपको वहां पर रहना ही रहना है। There are different kinds of men, पर हमने उनको पहले से ये बता दिया है कि
एक जो चाइल्ड बर्थ है, लेबर है, दैट इज टू बी डन ओनली बाय द वुमेन। हमने उनको कभी इंक्लूड करने को ट्राई ही नहीं किया है। जब कॉन्शियसली उनको पता चलता है, and this is where childbirth classes come into play. We have had many fathers tell us that childbirth classes game changer थे मेरे लिए। क्यों बोलते हैं? Once they start to understand कि inside the womb baby is already a sentient being। उसका मतलब क्या है कि बेबी एक already senses होता है बेबी को अंदर भी। सो सिंपल एग्जाम्पल एक देती हूँ। 13 वीक से लेके बेबी स्टार्ट्स टू हियर साउंड, छोटे छोटे साउंड। मदर के अंदर का जो अगर उनका स्टमक साउंड्स हो या रेस्पिरेटरी साउंड्स हो, वो साउंड्स पता चलता है बेबी को। एमनियोटिक फ्लूइड रहता है, वो थोड़ा सा कुशनिंग जरूर देता है साउंड्स को, हार्श साउंड्स नहीं आने देता है, बट अदरवाइज वो साउंड्स पता चलता है। 28 वीक्स में बेबी एक्चुअली डिफरेंशिएट कर सकता है फादर के वॉइस का और मदर के वॉइस का। तो जब फादर्स ये सब जानते हैं तो वो बेबी के साथ बात करने लगते हैं। बहुत सारे हस्बैंड ऐसे होते हैं जो उनको डर लगता है इवन वाइफ के बेली को छूने का, कुछ हो जाएगा, मैंने हर्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा। पर एक्चुअली ये पता चलता है उनको कि हाथ रखने से जो गर्माहट होती है हाथ की, वो भी बेबी को पता चलता है अंदर। तो एक्चुअली उनका माइंड जब ओपन हो जाता है तो वो भी एंजॉय करने लगते हैं प्रेगनेंसी अपने वाइफ के साथ। नहीं तो बाहर से उनको लगता है कि वो तो, उसको तो किक्स पता चल रहे हैं, वो तो मान रही है, पर मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं चल रहा है। फिर कभी कभी आके लोग बोलते हैं कि जब मेरा वॉइस सुनता है तो बेबी इज वेरी एक्टिव। फिर कोई बोलता है कि मैं जब हस्बैंड को बोलती हूँ हाथ लगाने के लिए तब बेबी चुप हो जाता है। तो दीज आर ऑल द डिफरेंसेस दैट पेरेंट्स गेट टू एंजॉय फ्रॉम द बिगिनिंग। तो वो एंटीनेटल चेकअप्स में आके ये सब पता करके, क्लासेस अटेंड करके, फिर उसके बाद उनको ये बोला जाता है कि जब माँ लेबर में जाती है तो सबसे ज्यादा उसको कौन समझता है? उसका बर्थ पार्टनर। इट इज नॉट ऑलवेज कि हस्बैंड इज द ओनली राइट बर्थ पार्टनर, ऐसा भी हो सकता। वी हैव हैड समटाइम्स फैंटास्टिक बर्थ पार्टनर्स ऑफ मदर्स और मदर इन लॉस और सिस्टर्स। पर सबसे ज्यादा हम ये देखते हैं कि जब पार्टनर्स इन्वॉल्व रहते हैं, और इन्वॉल्व का मतलब ये है कि इमोशनली इन्वेस्टेड। अगर आप रूम के कॉर्नर में बैठ के अपने सेलफोन पर देखते रहोगे तो दैट इज नॉट इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। एक लेबर को जो ऑब्जर्व किया जाता है कि अच्छा उसको ये हो रहा है, मैडम आपको उसको 5 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, दैट इज नॉट। उसके साथ रह के जब वो करते हैं तब उनको ये पता चलता है कि डीप कनेक्शन आ सकता है एक हस्बैंड और एक वाइफ के बीच में। एंड हम बहुत सुनते हैं कि चाइल्ड बर्थ होने के बाद मेरे हस्बैंड का और मेरा रिश्ता कंप्लीटली बदल गया, यू नो। एंड आई थिंक हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। फादर्स को जब बेबी को जन्मते हुए देखते हैं, वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है जिससे वो दे स्टार्ट क्राइंग। मदर्स रोती हैं पर फादर्स को रोते हुए देखना, इट इज लाइक, बिकॉज कहाँ तो हमने बोल दिया है मैन को कि यू शुड नॉट क्राई, बट दे हैव द सेम इमोशंस, राइट? सो यू सी दैट सॉफ्ट साइड ऑफ देम। और फिर baby hears their voice, and if they say baby, the newborn baby within 10 minutes will turn to the father's voice. It's amazing to watch. So मैं ये बोलूँगी कि it is not a must, it's a privilege to be at your antenatal checkups. It is a privilege to be at the birth, and it will change you forever. मानसिक स्वास्थ्य को 100% ध्यान देना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज अ वेरी टेंडर टाइम फॉर द मदर, बहुत सेंसिटिव है। तो हॉर्मोन्स के वजह से ही ऑलरेडी ऊपर नीचे होता रहता है उनका इमोशंस, वो अंडरस्टैंड करना भी जरूरी है, फैमिली को भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है। पर आजकल के महिलाएं हैं, एंड स्पेशली बिकॉज अभी न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, वर्क स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है, ऊपर से अभी कोविड का स्ट्रेस, ये सब लेकर बहुत ज्यादा मदर्स को एंजाइटी भी रहता है, कभी कभी डिप्रेशन भी रहता है। ऐसे नहीं है कि क्लिनिकल है, बट
क्लिनिकल डिप्रेशन अलग बात है, बट आई एम जस्ट टॉकिंग ऑफ इवन अदरवाइज, जो हम अगर वो पूछते नहीं हैं और एक उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं वो एक्सप्रेस करने का, तो ये सब अंदर रह रह के लेबर में इट कम आउट। तो जितना हम एंटीनेटल चेकअप्स में इसके बारे में बात करेंगे और इसको नॉर्मलाइज करेंगे, पूछेंगे आपको कुछ एंजाइटी है, कुछ फियर्स हैं, आर यू इन, तो कभी कभी आकर कुछ नहीं होता है तो बोलेंगे अभी आजकल तो हम दोनों काम करते रह रहे हैं, माय हस्बैंड इज नॉट पेइंग मी अटेंशन, और वो खाली वो बोलने का एक स्पेस जो रहता है उसमें वो कभी रो पड़ेंगी, बट दैट क्राइम रिलीजेस द टेंशन। तो ये सब चीजें देखते रहना, मॉनिटर करते रहना और पूछते रहना बहुत जरूरी है। प्रेगनेंसी होकर किसी ने किसी को एक प्रिंसेस सिंड्रोम तो नहीं होना चाहिए, मतलब मैंने आई एम डूइंग एवरीबडी अ फेवर बाय बीइंग प्रेग्नेंट, सबको मेरा हाथ पैर दबाना चाहिए, हमेशा मुझे पूछते, ऐसा भी नहीं होना। समवेयर इन बिटवीन, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर पीपल विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। एंड अगर किसी को बहुत सारे चेंजेस हुए हैं प्रेगनेंसी में, बहुत सारा एंजाइटी या अदर डिप्रेशन लग रहा है, ये बात करके वी हैव टू टेल देम दैट देयर आर पेरीनेटल मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट जो खाली उनको काउंसलिंग दे सकते हैं, क्योंकि एक हद तक मैं काउंसलिंग दे सकती हूँ, उसके बाद जो एक्सपर्ट्स हैं उनमें, वो उनको काउंसलिंग दे सकते हैं कि ये उनको किस वजह से उनको वो एंजाइटी या डिप्रेशन हो रहा है वो जानकर कुछ टूल्स दे सकते हैं जिनसे वो मैनेज कर पाए। एंड वन ऑफ द ब्यूटीज अबाउट दैट इज कि अगर हम पोस्टमार्टम में जिन मदर्स को ये प्रॉब्लम्स आता है, उनको पोस्टमार्टम में भी ये आने का चांस ज्यादा रहता है। तो अगर उन्होंने ऑलरेडी किसी मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट से, काउंसलर से सेशन लिया हो, तो पोस्टमार्टम में दे हैव अ बॉन्ड ऑलरेडी एंड दे कैन यूज दैट। सो आई थिंक मेंटल हेल्थ बहुत, इट्स अ वेरी रिक्वायर्ड थिंग टू बी कीपिंग ट्रैक ऑफ। हम जब मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं नॉर्मली भी और प्रेगनेंसी में भी, वी ऑलवेज टॉक अबाउट इट के इट्स एज इफ हमको वो बात करना ही नहीं चाहिए, पागल तो नहीं हो गई है। इट्स नॉट पागल, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग के हॉर्मोन्स की वजह से हो या इवन अदरवाइज सर्कमस्टांसेस की वजह से हो, जितना माँ को हम स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं और उनको एक एबिलिटी दे सकते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करके ये बोलने को कि मैं एंग्शियस हूँ या मुझे ये है या मुझे हेल्प चाहिए, उतना हम उनका ओवरऑल स्ट्रेस लेवल कम करके बेबी को भी वो नॉन स्ट्रेस एनवायरनमेंट दे सकते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स टाई टुगेदर।